हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे क्वेश्चंस हर साल नीट में, जेई में, नेट में, गेट में, जैम में सभी में पूछे जाते हैं। और ये टॉपिक सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक है क्योंकि स्टूडेंट ये समझ नहीं पाते हैं कब उनको E2 एलिमिनेशन करना है, कब उनको E1 से भी करना है, कब E1 होगा, कब SN1 होगा, कब SN2 होगा। तो आज के टॉपिक में हम लेने वाले हैं E2 एलिमिनेशन को और यहाँ आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि E2 एलिमिनेशन किन कंडीशंस में होता है और क्या प्रोडक्ट देता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो E2 एलिमिनेशन जैसे नाम से पता चल रहा है, इसका नाम है E2 मतलब ये बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन है, मतलब ये दो चीज़ों पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास एक एल्किल हैलाइड जैसे हमने ये ले रखी है, ठीक है, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। तो अगर इसमें हम एलिमिनेशन की बात करें तो देखिए होता क्या है। जैसे यहाँ मैंने लगाया एक लिविंग ग्रुप Br और यहाँ पर मेरे पास H। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पर जो हमें एलिमिनेशन के अंदर आपको बेस तो चाहिए ही होगा, ये बात पक्की है। जैसे कोई कहे कि E2 एलिमिनेशन है तो उसके लिए जो प्राइमरी कंडीशन है वो क्या है, एल्किल हैलाइड तो हो ही सकती है, वो तो होगी ही होगी, इसके अलावा बेस आपको चाहिए ही चाहिए। अब यहाँ पर जो एलिमिनेशन होता है आप जरा देखिए इसका मैकेनिज्म कैसा होता है। तो देखो H और Br, बीटा क्यों कह रहे हो आप इसे, क्योंकि ये H और Br एक दूसरे के रेस्पेक्ट में बीटा पे है। भाई Br के बीटा में ये H है और H के बीटा पे ये Br है। ठीक है, तो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में ये बीटा पे है, तो आप इसे बीटा एलिमिनेशन बोलते हो। ठीक है, अब इसके अंदर हम डालते हैं बेस। जैसे मैंने डाला NaOET, तो देखिए ETO माइनस एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है, जैसा कि आप जानते हो, मैंने पुराने वीडियोस में बता रखा है। और Na लगाते हैं हम ऊपर, तो Na का अट्रैक्शन होता है Br की तरफ, ETO अट्रैक्ट करता है H को। ठीक है, देखिए ध्यान से। तो यहां पर H और Br जब निकल रहे हो तो आप पहली और सबसे फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि H और Br एंटी होने चाहिए। अगर वो एंटी नहीं हुए तो क्या प्रॉब्लम आएगी, देखिए जरा। जब H और Br एंटी नहीं हुए और सिन हुए तो एक उसमें ये बड़ी प्रॉब्लम आएगी कि जब जहां से H निकल रहा होगा वहीं Br होगा, तो यहां तो क्लैशिंग होने लगेगी। देखो Na लेके जाना चाहेगा Br को, ETO लेके जाना चाहेगा H को, तो ये इसी रास्ते से दोनों निकलेंगे तो क्लैश कर जाएंगे, टकरा जाएंगे। इस क्लैशिंग को आपको बचाना है, इस स्टेयरिंग हिंड्रेंस को मिनिमाइज करना है। तो जो ETO नेगेटिव जब H को लेके जाए तो Na Br को जहां से लेके जा रहा है दोनों एक दूसरे के एंटी हो, ताकि स्टेरिक हिंड्रेंस बिल्कुल भी ना हो। यह है पहला रीजन। जो टेक्निकल रीजन है वो दूसरा, वो कुछ और है। ठीक है, तो पहले हम नॉर्मल बात करते हैं। ETO नेगेटिव करेगा H पे अटैक, तो H पॉजिटिव निकलेगा, तो इसके फोर्स से Br को भी निकलना पड़ेगा। तो यहां पर आपको दिखाई देगा एक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म हो रही है, ये वाला बॉन्ड बन रहा है और पुराना वाला बॉन्ड आपका टूट रहा है। कुछ आपको इस तरीके का ट्रांजिशन स्टेट दिखाई देगा, इस तरीके से। ठीक है, तो चूंकि इसके अंदर ट्रांजिशन स्टेट बनती है तो आप इसे क्या बोलोगे, हम इसको कहते हैं कि ये जो रिएक्शन हुई है ये E2 हुई है। ठीक है, जैसे सेम SN2 की तरह, क्योंकि SN2 के अंदर भी ट्रांजिशन स्टेट बनती थी। आप इसको क्या बोलते थे, हम उसको कंसर्टेड स्टेप भी बोलते थे या कंसर्टेड मैकेनिज्म भी बोलते थे। सिमिलरली हम यहां पर भी इसको क्या बोलेंगे, हम इसको कंसर्टेड मैकेनिज्म बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, क्योंकि बॉन्ड का बनना और बॉन्ड का टूटना जब सेम टाइम पर हो रहा होता है, साइमल्टेनियसली हो रहा होता है, तब आप इसे कंसर्टेड मैकेनिज्म बोलते हो। ठीक है, तो वो दोनों ये देख रहे हो आप, पाई वाला बॉन्ड जब बन रहा है एट द सेम टाइम पुराने बॉन्ड टूट भी रहे हैं। ठीक है, और ETOH का बॉन्ड बन भी रहा है, Na और Br का बॉन्ड बन भी रहा है। ठीक है, चाहे वो आयनिक क्यों ना हो, और बॉन्ड तो है ही वो। ठीक है, फिर बाद में Na Br को और ETOH को ले जाएगा और यहाँ पर एक एल्कीन पैदा हो जाएगी। ठीक है, इसी मैकेनिज्म का नाम है E2 एलिमिनेशन। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में बीटा पे थे, तो आप इसे बीटा एलिमिनेशन कह रहे हो। देखा गया, जब एक्सपेरिमेंटली देखा गया रेट को और यहां पर रखा गया सबस्ट्रेट को, एल्किल हैलाइड को, तो जब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ाया गया तो देखा गया रेट सीधा सीधा बढ़ रहा है। इससे पता चला हमें कि रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट। सेम एक्सपेरिमेंट किए गए बेस के साथ, देखा गया जब बेस की कंसंट्रेशन को आप बढ़ा रहे हो तब भी रेट बढ़ता चला जा रहा है। तो फिर से क्लियर हो गया कि ये जो है बेस की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। तो हम इसे कह सकते हैं ना कि बेसिकली रेट दोनों पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो ये दोनों के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है, सबस्ट्रेट के रेस्पेक्ट में भी और बेस के रेस्पेक्ट में भी। तो ओवरऑल आप इसे बोलोगे कि ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, बाई मॉलिक्यूलर। ठीक है, चलो एलिमिनेशन चलो हो गया, एंटी हो गया। अच्छा, जो टेक्निकल बात है मैं थोड़ा बता दूं, ये तो हुई स्टेरिक हिंड्रेंस कॉन्सेप्ट जो छोटी क्लासेस में बताया जाता है। लेकिन अगर हम MSc की बात करें या फिर हम रिसर्च की बात करें तो वहां पर एक्चुअल में इसका रीजन एक टेक्निकल भी है, वो ये है, जरा देखिए। एंटी एलिमिनेशन इसलिए होता है कि यहां पर जब लिविंग ग्रुप और H निकलेंगे तो क्या होगा, देखो जैसे ये Br है, यहां पर H है,
तो होगा ये Br का बॉन्डिंग ऑर्बिटल है ये Cr और Br का, तो इसका एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल यही तो होगा, ये क्या है इसका सिग्मा स्टार। ठीक है, जैसे ही H पॉजिटिव निकलेगा तो यहां पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा कि नहीं, समझिए ना आप, ये नेगेटिव और ये सिग्मा स्टार एकदम आमने सामने आ जाएंगे ना पाई बॉन्ड बनाने के लिए। तो यहां पर ये दोनों की जो अलाइनमेंट है किसकी, C और H के भरे हुए ऑर्बिटल्स की, सिग्मा ऑर्बिटल्स की, और C और Br के सिग्मा स्टार ऑर्बिटल्स की, वो एकदम आमने सामने आ जाते हैं और एक पाई बॉन्ड बना लेते हैं, बड़ा ही खूबसूरत, बड़ा ही अच्छा। ठीक है, तो ये ओवरलैपिंग सिस में नहीं हो सकती। तो मेन रीजन इसका यही है, टेक्निकल यही है, और नॉन टेक्निकल वो भी ठीक है, स्टैटिक हिंड्रेंस को तो मिनिमाइज करना ही है आपको कैसे भी करके, तो दोनों बातें ठीक हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, मोस्टली एंटी एलिमिनेशन ही प्रेफर किया जाता है, ऐसा नहीं है हमेशा एंटी ही होगा, कुछ इक्का दुक्का केसेस हैं सिन एलिमिनेशन के, वो हम देख लेंगे आगे, पर 99% केसेस आपके एंटी के ही मिलेंगे आपको। ठीक है, तो एलिमिनेशन एंटी होगा, एलिमिनेशन में बेस चाहिए होगा, एलिमिनेशन में एल्किल हैलाइड चाहिए होगा। अब कौन कौन से बेस चाहिए होंगे, कब कब वो एलिमिनेशन करेंगे, या कभी ऐसा भी होगा कि वो सब्स्टिट्यूशन कर दें, ये सब चीजें देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे आप। ठीक है, तो आपको ये बात क्लियर हो गई कि ये एल्किल हैलाइड है। अच्छा यार, लिविंग ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन, OTS, ट्रिफलेट, मेसिटिलेट। ठीक है, ये सब ग्रुप्स लिविंग ग्रुप है, और H तो साइड में होना ही चाहिए, वरना बीटा एलिमिनेशन होगा कैसे। ठीक है, दोनों पे डिपेंड कर रहा है, ये भी बात क्लियर होगी। अच्छा, ये दोनों ही क्यों निकले, आपको साफ दिखाई देगा, Br और H ही एंटी है, डी मत निकाल देना आप, यहाँ पर एंटी एलिमिनेशन प्रेफर किया जाता है। ठीक है, और रीजन मैं बता चुका हूं, स्टेरिक हिंड्रेंस प्लस ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, या प्रॉपर अलाइनमेंट ऑफ ऑर्बिटल्स टू मेक अ पाई बॉन्ड। अब देखते हैं बेसिस के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। ये बेस है सोडामाइड, एल्कोहलिक KOH, TBOK, CT3O-, LDA, DBU, DBN, NR3। ये बेस कुछ ऐसे बेस हैं, आप बहुत ध्यान से सुनिए इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कभी ये दिखाई दे जाए कहीं पर लिखे हुए ये वाले बेस, तो ऐसे में चाहे प्राइमरी एल्किल हैलाइड आए, चाहे सेकेंडरी एल्किल हैलाइड आए, चाहे टर्शरी एल्किल हैलाइड आए, आपको एलिमिनेशन ही करना है। वहां इतने स्ट्रॉन्ग है ये, और कुछ करते ही नहीं है ये, SN2 SN1 नहीं देने वाले हैं, ना तो प्राइमरी में, ना सेकेंडरी में, ना टर्शरी में। तो बड़ा ध्यान रखिए, ये वाले जो बेस मैंने अलग से लिखे हैं, दे आर डूइंग एलिमिनेशन इन ऑल द केसेस। तो ये जो है हमेशा एलिमिनेशन ही करेंगे। अच्छा, अब इसमें भी ये TBOK है, ET3CO नेगेटिव है, LDA, DBU, DBN और NR3। R जनरली यहाँ पर इथाइल से ऊपर वाले ग्रुप्स होंगे। ये काफ़ी बल्कि बेस हैं, और अगर ये बल्कि बेस हैं तो आप ध्यान रखिएगा, बल्कि बेस हमेशा कम भीड़ वाले हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, आप गलती से भी ज़्यादा भीड़ वाले को मत निकाल दीजिएगा। मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर एग्जाम में ऐसा आ जाए, ये Cl है और यहाँ इनमें से कोई बेस डाल दे, जैसे LDA ले लिया, या मैं मान लो ये लेता हूँ CT3O-, ये ले लिया, ये दोनों ही बल्कि बेस है, और TBOK वगैरह बाकी भी है, मैंने दो एग्जाम्पल दो ले लिए हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर निकल तो ये भी अच्छा सकता था और निकल ये भी अच्छा सकता है। तो ऐसे केस में ये भारी वाले बेस हमेशा कम भीड़ वाले H को एब्स्ट्रैक्ट करेंगे। मतलब मैं बात कर रहा हूँ मेजर प्रोडक्ट की, मेजर प्रोडक्ट जो है वो कम भीड़ वाले हाइड्रोजन को निकाल के ही बनेगा, माइनर ज़्यादा भीड़ वाले से ही बनेगा, थोड़ा सा ये भी बनेगा, पर आपका मेजर जो बनेगा वो कम भीड़ वाला बनेगा। इसी को आप हॉफमैन कंट्रोल भी कहते हो। इस तरह के प्रोडक्ट्स को जो कम भीड़ वाले बनते हैं, कम भीड़ वाले में हाइपर कंजूशन कम होते हैं, इसलिए आप उसको हॉफमैन कंट्रोल कहते हो। और ज़्यादा भीड़ वाले में कहीं जब मेजर बन जाएगा ये वाला, इसमें ये मेजर है ना, तो हॉफमैन कंट्रोल। अगर अच्छी एल्कीन मेजर बनती है तो आप उसे बोलते हो सेट्स कंट्रोल। ठीक है, तो यहाँ पर तो हॉफमैन कंट्रोल है। तो आप इन बेसिस को देख लो, TBOK, ET3O नेगेटिव, CT3O नेगेटिव, LDA, DBU, DBN और NR3, ये काफ़ी भारी बेस हैं, और ये भारी बेस हमेशा कम भीड़ वाले H को निकालेंगे। एलिमिनेशन तो ये करेंगे ही करेंगे, और साथ में ये हॉफमैन कंट्रोल्ड प्रोडक्ट को जन्म देंगे। ठीक है, लेकिन जो NaNH2 है, अल्कोहलिक KOH है, ये सेट्स कंट्रोल, ये भी एलिमिनेशन ही करते हैं, करेंगे तो ये भी एलिमिनेशन, पर ये सेट्स कंट्रोल प्रोडक्ट बनाते हैं, जबकि ये वाले बेस जो हैं आपके हॉफमैन कंट्रोल प्रोडक्ट बनाते हैं। ऐसा देखा गया है मोस्टली केसेस में। ठीक है, एग्जाम में आता है तो आप इसी को फॉलो करेंगे, ना कि कुछ और। अब आते हैं अगली बात पे। कुछ ऐसे बेस भी हैं जो स्केलेटन या सबस्ट्रेट डिपेंडेंट हैं। मतलब ये बेस तो वो थे जो हमेशा एलिमिनेशन करेंगे, इसमें तो भूल ही जाइए आप कैसा स्केलेटन है, 1 हेड 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री, ये तो एलिमिनेशन के लिए पैदा हुए हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो प्राइमरी हुआ तो SN2 कर जाएंगे, वो सिर्फ टर्शरी में ही एलिमिनेशन करेंगे। तो आप बड़ा ध्यान रखिएगा, ये वो बेस है जो मैंने नीचे वाले इस पॉइंट में लिखे हैं, RC ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव, RLI, RMGX, LLH4, ये सोडियम है जो वुड्स कपलिंग में यूज होता है।
कंसिडर OH नेगेटिव, MeO, ETO, एल्कोहलिक KCN, R2CuLi। इनको देख लीजिए, ये सारे के सारे जो बेस हैं, ये बेस 3 डिग्री में तो हमेशा एलिमिनेशन ही करेंगे। अगर 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है तो एलिमिनेशन करेंगे, लेकिन अगर 1 डिग्री एल्किल हैलाइड हुई तो ये सब्स्टिट्यूशन कर देंगे। ये 2 डिग्री की मैं यहाँ बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि 2 डिग्री में आपको मिक्सचर मिलता है, एलिमिनेशन प्लस सब्स्टिट्यूशन, तो वहाँ का कोई आप ऐसा सच नहीं बोल सकते कि ये मेजर है कि माइनर। मोस्टली उसमें एलिमिनेशन मेजर होता है, पर कई बार सब्स्टिट्यूशन भी मेजर हो जाता है। पर एग्जामिनर को ज़्यादा इंटरेस्ट प्राइमरी में और टर्शरी में होता है, तो आप बहुत ध्यान रखिएगा। ये सारे बेस जो लिखे हुए मैंने, ये प्राइमरी के साथ तो SN2 करेंगे, ये बाकी सेकेंडरी टर्शरी के साथ एलिमिनेशन करेंगे, आप ऐसे मान सकते हो, ठीक है। तो इन बेसिस में खास तौर पे ध्यान रखिएगा, कहीं गलती से भी आप इनके अंदर एलिमिनेशन मत कर देना प्राइमरी में, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। मैं लिखा हुआ है एलिमिनेशन इन 3 डिग्री एल्किल हैलाइड्स, SN2 इन 1 डिग्री एल्किल हैलाइड्स, ठीक है। अब आगे आते हैं, ये जैसे एल्किल हैलाइड है ना, यहाँ पर देखते हैं एक नया टर्म जो यहाँ पैदा होने वाला है, उसके बारे में जानते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो। यहाँ Cl है, ये TbO के LDA, आप जानते हो LDA और TbO के बेस हैं, काफी स्ट्रॉन्ग बेस हैं और बहुत भारी बेस भी हैं, दिखा ना, देखो ये हिंडर्ड बेस है। और मैंने अभी बताया कि हिंडर्ड बेस आपके हमेशा कम भीड़ वाले हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब हॉफमैन कंट्रोल प्रोडक्ट बनाएंगे कम भीड़ वाले, क्योंकि ये भीड़ वाले निकाल ही नहीं सकते ना भैया, आप खुद ही बताओ, जो खुद इतना हिंडर्ड है वो कैसे चले जाएगा ज्यादा भीड़ में। हालांकि एल्की ज्यादा भीड़ वाली अच्छी बनती है, अगर LDA ले लूं मैं तो LDA खुद इतना हिंडर्ड होता है, ठीक है। अब LDA इतना हिंडर्ड, ऐसे हिंडर्ड बेस अगर आप लोगे तो कैसे काम चलेगा, ठीक है। LDA से अगर मैं इसको H को निकलवाऊं तो कम भीड़ वाले निकालेगा, पक्की बात है। ये प्लस ये माइनस, तो ये CH को तो निकालेगा कम भीड़ वाले को। अगर ये कम भीड़ वाले हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है तो पक्की बात है यहाँ हॉफमैन कंट्रोल बनेगा। तो आप देख सकते हैं TbO के LDA भारी बेस हैं, भारी में लिखवाए हुए हैं, कम भीड़ वाले के H को ये मेजर बना रहा है, और थोड़ा सा ये इनको भी बना रहा है, ज्यादा भीड़ वाले H को निकाल के, वो माइनर है दोनों, एक में सिस एल्कीन है, एक में ट्रांस एल्कीन है। तो आप देख लीजिए, एक बात को सुन लीजिए, अच्छी तरीके से समझ भी लीजिए। एक मॉलिक्यूल के 2 आइसोमर हों, किसी एक मॉलिक्यूल के 2 आइसोमर हों, उन दोनों से मिक्सचर मिले आपको प्रोडक्ट्स में, और उसमें कुछ मेजर हो, एक मेजर हो, कुछ माइनर हो, तो ऐसी रिएक्शन को आप स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन बोलते हो। जरा देखो, इस मॉलिक्यूल के क्या मैं 2 आइसोमर ले सकता हूं? हाँ बिल्कुल ले सकता हूं। देखिए कैसे ले सकता हूं, एक ये वाला आइसोमर ले लूं, एक ये वाला आइसोमर ले लूं, बिल्कुल ले सकता हूं ये वाला आइसोमर, और इन दोनों से मैं जो प्रोडक्ट बनाऊंगा वो यही तो बनेंगे। तो देखिए इसके 2 आइसोमर लिए, दोनों से मैं प्रोडक्ट बनाता हूं तो आपको मिक्सचर ही मिल रहा है, इसमें कुछ मेजर है कुछ माइनर है, तो ऐसी रिएक्शंस स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शंस कहलाती हैं, ठीक है। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये रिएक्शन अगर कोई पूछे कि क्या रिएक्शन है, तो ये रिएक्शन स्टीरियो सिलेक्टिव है। अच्छा एक और बात, स्टीरियो सिलेक्टिव मैं किस हिसाब से बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ स्टीरियो सिलेक्टिव कि यहाँ आपने जो एलिमिनेशन किया है, आपने यहाँ पर जो एलिमिनेशन किया है इसमें 2 प्रोडक्ट बने ना आपकी, एक सिस बना एक ट्रांस बना, ये भी तो बना एक, तो इसके भी सिस और ट्रांस, एक मेजर एक माइनर है, मेजर भी बन रहा है माइनर भी बन रहा है। तो इस तरह की जो आपके एक मिक्सचर मिलता है आपको, जब भी कभी किसी एक मॉलिक्यूल के 2 आइसोमर हो और उसके अंदर मिक्सचर मिले, कुछ मेजर हो कुछ माइनर हो, तो आप उसको स्टीरियो सिलेक्टिव बोलोगे। अब आप एक बात का और ध्यान दीजिए, यहाँ पर जब हाइड्रोजन को हमें निकाल रहा हूँ, तो कोई भी बेस ले रहा हूँ, LD ले रहा हूँ जैसे, तो LD के पास ज़्यादा चांस तो कम भीड़ वाले को निकालने के हैं, पर ये चाह के थोड़ा बहुत तो इसे भी निकालेगा ना। तो आप अगर ध्यान से देखो तो यहाँ 2 अलग अलग रीजन से H निकल रहे हैं, यहाँ पर एक बार यहाँ से निकल के एल्कीन बन रही है, एक बार यहाँ से निकल के एल्कीन बन रही है, तो ये रिएक्शन रीजियो सिलेक्टिव भी है। हम रीजियो सिलेक्टिव उस रिएक्शन को कहते हैं जहाँ पर या तो ऐसे कह सकते हो एक डबल बॉन्ड अलग अलग रीजन पे आए, या आप ये बोल सकते हो कि हाइड्रोजन जो निकल रहा है वो अलग अलग रीजन से निकले, तो आप उसको रीजियो सिलेक्टिव रिएक्शन बोलोगे। तो ये रिएक्शन अगर कोई पूछे कि ये क्या रिएक्शन है, तो ये रिएक्शन स्टीरियो सिलेक्टिव भी है, क्योंकि इसमें मिक्सचर मिल रहा है और मिक्सचर में कुछ मेजर है कुछ माइनर है, एक्सक्लूसिव एक नहीं है, तो इसको आप स्टीरियो सिलेक्टिव बोलोगे। क्योंकि यहाँ पर H यहाँ से निकलता है तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ रहा है इस रीजन में, और H यहाँ से निकल रहा है तो डबल बॉन्ड यहाँ भी आ रहे हैं, तो अलग अलग रीजन पे भी डबल बॉन्ड मिल रहे हैं आपको, तो आप इसको रीजियो सिलेक्टिव रिएक्शन भी बोलोगे, ठीक है। तो ये रिएक्शन स्टीरियो सिलेक्टिव एज वेल एज रीजियो सिलेक्टिव है। अगर हम बात करें नीचे वाले की MeO ETO, ये हल्के बेस है, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है ज्यादा भीड़ से निकालने में। ज्यादा भीड़ से क्यों निकालेंगे ये, क्योंकि वहाँ एल्कीन अच्छी बनती है, मोर हाइपर कॉन्जुगेटिंग कह लो, या फिर मोर हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है यहाँ पर, तो ठीक है, ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होता है तो स्टेबिलिटी मिलेगी उसको। तो यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है वो ज्यादा हाइपर, और उसमें भी कौन सी बनेगी, ट्रांस वाली मेजर होगी, ठीक है। तो ये रिएक्शन भी कैसी है, ये रिएक्शन भी स्टीरियो सिलेक्टिव है। क्यों, क्योंकि फिर से इसके 2 आइसोमर होंगे, दोनों में मिक्सचर मिलेगा आपको, कुछ मेजर होंगे कुछ माइनर होंगे, तो ये रिएक्शन भी कैसी होगी, स्टीरियो
सिलेक्टिव होगी। और यहाँ पर भी एक बार यहाँ से H निकलेगा वो तो मेजर बनेगा, थोड़ा यहाँ से भी तो निकल सकता है ना, थोड़ा माइनर भी तो बन रहा है। तो अलग अलग रीजन में डबल बॉन्ड आ रहे हैं, या आप कह लो अलग अलग रीजन से H+ निकल रहे हैं, तो ये रेडियो सिलेक्टिव रिएक्शन भी है। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है ये आपकी स्टीरियो सिलेक्टिव भी है और रेडियो सिलेक्टिव भी है। ठीक है, क्या हमेशा रिएक्शंस जो E2 एलिमिनेशन है वो रेडियो सिलेक्टिव और स्टीरियो सिलेक्टिव होंगी? नहीं, स्टीरियो स्पेसिफिक भी हो सकती है। अच्छा, स्टीरियो स्पेसिफिक की क्या कंडीशन है? एक मॉलिक्यूल के 2 आइसोमर हो और उसमें मिक्सचर न मिले, एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स मिले, वो भी आइसोमर्स हो, तो आप उसको बोलोगे स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। जैसे कि नीचे वाला एग्जांपल देखिए, क्योंकि आपको ये बात पता है, इसके एक सेम मॉलिक्यूल है, इसके मैंने 2 आइसोमर्स लिए और दोनों आइसोमर्स में अगर आप ध्यान से देखो तो इनके अंदर आपको पता है कि एलिमिनेशन तो एंटी ही प्रेफर किया जाएगा, सिन हो नहीं सकता। तो ऊपर वाले में तो कोई टेंशन नहीं है, आप इस H और इस Br को निकाल दो तो आपको PH और PH ट्रांस दिख रहे हैं, तो ट्रांस ही आएंगे, इसमें और कुछ हो नहीं सकता भाई, किसी और फॉर्म में तो जा ही नहीं सकता ये मॉलिक्यूल, इसी में निकलेगा एंटी। तो इसमें एक्सक्लूसिव मिला, कोई मिक्सचर मिला? बिल्कुल नहीं मिला। अब नीचे वाले को देखो, नीचे वाले में यहाँ पर H और Br सिन है, तो इस फॉर्म में तो मैं एलिमिनेशन नहीं कर पाऊंगा, तो मैं क्या करूँ फिर? मैं इसकी एक और फॉर्म बना लूँ रोटेशन देके, तो शायद उसमें एंटी हो। हमें H और Br को एंटी चाहिए किसी भी हालत में, जब तक वो H और Br एंटी नहीं होंगे एलिमिनेशन पॉसिबल ही नहीं होगा। कैसे हो सकता है? देखो, मैं अगर इसे घुमा दूं 180 डिग्री पे ऊपर की तरफ, तो देखो क्या होगा, जैसे ही आप इसे रोटेट करोगे तो पीएच तो नीचे आ जाएगा। आपका जो Br ऊपर गया है, ये पीछे था ना पहले, एकदम ऊपर चला गया 180 डिग्री पे, तो ये कहाँ गया? आगे नहीं हो गया। और यहाँ वाले को तो मैंने कुछ किया ही नहीं है, ये तो अपनी जगह पे लगे हुए हैं। तो अब देखो H और Br कहाँ है? एंटी हो गए कि नहीं? तो आप आराम से निकाल सकते हो ना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब H और Br को निकाल रहे हो, आप जब डिहाइड्रो हैलोजेनेशन कर रहे हो, तो वो एंटी हो, चाहे उसके लिए आपको रोटेशन देनी पड़े। रोटेशन में मेहनत लगती है, और मेहनत लगने का मतलब वो स्लो हो जाती है रिएक्शन। ये रिएक्शन थोड़ी स्लो जाएगी क्योंकि इसमें रोटेशन देनी पड़ी है आपको। और मॉलिक्यूल ने जो निकाला है वो खराब फॉर्म से निकाला है, क्योंकि यहाँ क्लैशिंग हो रही हुई दोनों फिनाइल की। आपको दिख रहा होगा दोनों फिनाइल एक दूसरे के पीछे हैं क्लिप्स फॉर्म में, तो स्टेरिकली की हिंडर्ड भी हैं, तो ये स्लो जा रही होगी, पर कोई बात नहीं, जाएगी तो फिर भी। तो इन दोनों को आप निकाल दो। जब इनको निकालोगे तो आपकी एल्कीन कैसी बनेगी? आपकी एल्कीन सिस बनेगी। ठीक है, तो देख लिया आप सिस बनेगी नहीं। तो आपने एक मॉलिक्यूल के 2 आइसोमर लिए और दोनों में एक्सक्लूसिव एक ही प्रोडक्ट आया, कोई मिक्सचर नहीं, कोई मेजर नहीं, कोई माइनर नहीं, एक जो है सो है, यही है। इसे बोलते हो आप स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। पर एक मॉलिक्यूल के 2 आइसोमर लो और उसमें मिक्सचर मिले, कुछ मेजर हो कुछ माइनर हो, तो आप बोलोगे स्टीरियो सिलेक्टिव। और अलग अलग रीजन से H निकल रहे हैं, अलग अलग रीजन पे डबल बॉन्ड जा रहा है, तो आप इसे बोलोगे रीजियो सिलेक्टिव भी। ये न तो रीजियो सिलेक्टिव है, न ये स्टीरियो सिलेक्टिव है, ये ओनली स्टीरियो स्पेसिफिक है। ऊपर वाली जबकि स्टीरियो सिलेक्टिव एज वेल एज रीजियो सिलेक्टिव थी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं डीहैलोजिनेशन। कई बार डीहैलोजिनेशन भी होता है, तो डीहैलोजिनेशन भी एंटी ही पसंद किया जाता है। अगर आपको 2 Br को निकालना है ना, तो आपको ये भी, आप मैग्नीशियम डालोगे तब भी निकल जाएगा, ये Mg या फंस जाएगा और एलिमिनेशन निकल जाएगा। जिंक डालोगे तब भी हो जाएगा। जिंक 2 इलेक्ट्रॉन देगा, ये कहाँ जाएंगे? ये इसके सिग्मा स्टार में जाएंगे, और फिर जैसे ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, इसके धक्के से ये निकल जाएगा, ZnBr2 बन के निकल जाएगा ये, और यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो आप देख लीजिएगा, यहाँ पर आप चाहो तो एनियाइन एसीटोन डाल सकते हो, आप जिंक डाल सकते हो, आप Fe2+ भी डाल सकते हो। ठीक है, तो ये तीनों तरीके से ये हो सकता है। एनएआई एसीटोन क्या करता है इसमें? एनएआई एसीटोन भी निकाल देगा। कैसे निकालेगा? देखिए, एनएआई और एसीटोन जो होता है, आई नेगेटिव इसका CBr के सिग्मा स्टार में देगा इलेक्ट्रॉन, ये वाला बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा, तो IBr बनेगा। बाकी वो तो माइनर प्रोडक्ट है, आपका IBr बन जाएगा और यहाँ पर आपका NABr बन जाएगा। ठीक है, यहाँ एल्कीन बन जाएगी। ठीक है, बाद में ये NaI और Br2 बन सकता है। ठीक है, वो एक अलग चीज़ है। तो ये भी एंटी, अगर आपको डीहैलोजिनेशन करना है तो आप क्या क्या कर सकते हो? आप जिंक डालो, आप मैग्नीशियम डालो, और आप NaIN एसीटोन डालो, या Fe2+ भी डाल सकते हो। आप इस तरीके से आप डीहैलोजिनेशन भी कर सकते हो, और डिहाइड्रोहैलोजिनेशन करना हो आपको तो आप बेस के बेस में कर सकते हो। ठीक है, अब आते हैं रेट की बात पे आते हैं कि एलिमिनेशन का रेट हम कैसे डिसाइड करें कि कब तेज होगा कब धीरे होगा। अब चूंकि हम पढ़ रहे हैं E2 एलिमिनेशन, ये सबस्ट्रेट पे भी डिपेंड कर रहा है और न्यूक्लियोफाइल पे भी, बेस पे भी। बेस की तो ज़्यादा बात करना बेकार है, बेस की बात हम कर चुके हैं। न्यूक्लियोफाइल अगर देखिए, क्योंकि दोनों को निकलना है ना, H और I को, अगर I जल्दी निकलेगा तो डबल बॉन्ड जल्दी आएगा, एलिमिनेशन जल्दी होगा। मतलब एलिमिनेशन के लिए अगर कोई लिविंग ग्रुप अच्छा है तो जल्दी एलिमिनेट होगा, तो स्पीड तेज होगी। तो C और I का बॉन्ड कमजोर होता है, तो यहाँ पर H और I जल्दी निकल जाएंगे ना। C और F तो बहुत ही पुअर लिविंग ग्रुप है, फ्लोरीन तो ये सबसे स्लो निकलेगा, तो उसका रेट भी सबसे स्लो होगा। ठीक है, तो पुअर बॉन्ड है तो जल्दी निकलेगा, तो उसका एलिमिनेशन भी जल्दी होगा। ठीक है, अब आते हैं प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट पे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था आपको। अगर कभी भी एलिमिनेशन के अंदर या किसी भी रिएक्शन के अंदर, मैं यहाँ एलिमिनेशन की बात कर रहा हूँ,
CH बॉन्ड रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में टूट रहा है, तो वहां पर आपको सेकेंडरी काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट नहीं दिखाई देगा। प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट वहीं दिखाई देता है जहां पर CH बॉन्ड रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में टूटा हो। जैसे कि यहाँ जो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है RDS है वो यही तो है, और इसमें CH बॉन्ड ब्रेक भी हो रहा है, तो यहाँ पर KH/KD की वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी, पक्की बात है ना। जैसे हमने SN2 देखा था, SN1 देखा था, वहाँ KH/KD की वैल्यू 1 आई थी, क्योंकि वो सेकेंडरी काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट दिखा रहा था, जबकि ये क्या दिखाएगा, प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस रिएक्शन में H की जगह पे D लगा दूं तो रेट कैसा हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, और KH लगा दूं तो रेट तेज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि CH/CD बॉन्ड मजबूत होता है, CH बॉन्ड जो है वो कमजोर होता है, तो जल्दी टूटेगा। तो अब मैं यहीं पर H लगा रहा हूं, एक बार D लगा रहा हूं, तो H वाले का रेट तेज है, D वाले का स्लो है, तो KH/KD की वैल्यू सीधी सी बात है ज्यादा आएगी, 7 तक जा सकती है मैक्सिमम, 2 से 7 के बीच में मिलेगी। लेकिन अगर रेट डिटर्मिनिंग स्टेट में ये टूट ही नहीं दिया होता तो KH/KD की वैल्यू 1 आती, ठीक है, तो वो हो जाता प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट। ये दिखाएगा सेकेंडरी काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट। प्राइमरी के अंदर आपको KH/KD की वैल्यू 2 से 7 के बीच में आएगी, और सेकेंडरी के अंदर आपको इसकी वैल्यू 1 आएगी, ठीक है। ये प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट दिखाता है, क्योंकि इसके RDS में CH बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो वहां D लगाने से भी फर्क पड़ेगा, मतलब हम कंपेयर कर पाएंगे, ठीक है। बाकी बात है सिन एलिमिनेशन में, जब मॉलिक्यूल को 180 डिग्री एंगल न मिल पाए तो कई बार वो फिर मजबूरी में 0 डिग्री से निकलता है। जैसे कुछ स्केलेटन ऐसे होते हैं जहाँ 180 डिग्री एंगल अचीव ही नहीं कर सकता वो, जैसे छोटी रिंग्स होती हैं, इनके अंदर कैसे लाओगे अब 180 डिग्री, 60 डिग्री पे फीचर रखे हैं अंदर के एंगल्स, तो छोटी रिंग है 3 मेंबर्ड 4 मेंबर्ड, इनके अंदर बड़ा मुश्किल होता है कि आप 180 डिग्री बॉन्ड लेके आ पाओ H के बीच में, हाइड्रोजन के बीच में, तो ऐसे के अंदर फिर सिन एलिमिनेशन पॉसिबल होता है, ठीक है। तो जैसे यही है, इसमें आप नहीं लेके आ पाओगे, ठीक है, आप इसे मोड़ सकते नहीं, टूट जाएगी कि आप मोड़ के 180 ले आओ, तो ऐसे में फिर क्या होगा, D और ये वाले निकल जाएंगे तो आमने सामने, ठीक है। तो सिन एलिमिनेशन की कंडीशन यही है, पहले तो मॉलिक्यूल देखेगा मैं एंटी से जा सकता हूं, एंटी नहीं मिलेगा तो सिन से जाएगा वो, और कोई एंगल से नहीं जाएगा वो, ठीक है। तो इसमें दोनों निकल गए, डबल बॉन्ड आ गया, ये मेजर बन गया। यहां पर भी जो नॉर्मोनेंस होते हैं इसके अंदर 180 डिग्री नहीं मिल पाता, इनको जो मैक्सिमम एंगल मिलता है ना वो 120 मिल पाता है OTS और H के बीच में। तो जब 120 होगा, 120 का कोई सीन ही नहीं है, या तो 180 हो या सीधा 0 हो। पहले देखेगा 180 मिल रहा है, डायहेड्रल एंगल 180 का क्या मतलब है कि CH और CX के बीच में जो एंगल है आपका वो आपका 180 हो, नहीं मिलेगा तो सीधा 0 डिग्री पे जाके निकल जाएगा ये, ठीक है, दोनों निकल जाएंगे ऐसे आमने सामने से। तो यहां पर भी नहीं मिल पाएगा तो 0 से निकल जाएगा, मतलब सिन एलिमिनेशन होगा। सिन में मतलब OTS और D आमने सामने है ना, दोनों निकल गए, देखो। तो ऐसे केस में आप एंटी वेंटी मत करा देना, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 5 मेंबर रिंग 50-50 देती है, सिन भी हो सकता है उसमें और एंटी भी हो सकता है। जैसे ये स्केलेटन है, देखो इसमें जब P यहां पर देखें तो H और X कैसे हैं, सिन है, यहां पर देखें H और X कैसे हैं, एंटी है, चाहे ये लो चाहे ये लो, यही बनता है। तो इसमें दोनों आइसोमर, मतलब सिन के भी चांस है 50% और एंटी के भी चांस है, मतलब जैसा आइसोमर होगा मॉलिक्यूल देख लेगा, मतलब बहुत फ्लेक्सिबल है, ठीक है। सिन भी हो सकता है, एंटी भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं सिन हो रहा है तो होगा ही नहीं वो, ठीक है, सॉरी। तो दोनों ही पॉसिबल है यहाँ, सिन भी और एंटी भी। तो ऐसे केस में दोनों एलिमिनेशन हो सकते हैं 5 मेंबर रिंग में। 4 मेंबर्ड में तो अगर रेट की बात करें हम, रेट ऑफ सिन एलिमिनेशन, तो देखो छोटी रिंग होगी उसमें उतनी तेज सिन एलिमिनेशन होगा, क्योंकि एंगल आपको 180 मिलेगा नहीं, तो 0 डिग्री तरफ भागेगा मॉलिक्यूल। बड़ी रिंग आराम से 180 पा लेती है, कैसे, फ्लिप होके, भाई जैसे साइक्लोहेक्सेन है वो तो चेयर बन जाती है ना, और चेयर में देखिए आराम से ये दोनों डाईएक्सियल हैं, और अगर ये डाईएक्सियल होंगे तो उनको आराम से 180 डिग्री एंगल मिलेगा, 180 डिग्री मिल गया तो आराम से ये एलिमिनेट कर जाएंगे, ठीक है, ठीक है। तो कभी रेट ऑफ पूछे तो रेट में आप साइक्लोहेक्सेन के अंदर एंटी तेज होगा, और साइक्लोप्रोपेन जो हैलाइड है उसके अंदर सिन तेज होगा। अब जब साइक्लोहेक्सेन में आप एलिमिनेशन कर रहे हो तो आप बड़ा ध्यान रखिए कि आपके H और X मतलब लीविंग ग्रुप और हाइड्रोजन डाईएक्सियल हो, इक्वेटोरियल पे ना हो। हमेशा एलिमिनेशन डाईएक्सियल होगा, कभी भी एलिमिनेशन इक्वेटोरियल पे नहीं हो सकता, आप समझ लीजिए। इस तरह के एलिमिनेशन नहीं होंगे, सिस तो होते ही नहीं है बेचारे, मतलब दोनों H और X आपके कैसे होने चाहिए, एकदम एंटी पेरिप्लेनर, एकदम एंटी पेरिप्लेनर, ठीक है, बिल्कुल ऐसे, ठीक है, बिल्कुल एंटी पेरिप्लेनर, ऐसा नहीं ये वाला ऐसे खड़ा है ये 90 डिग्री पे इसके, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, ये प्रोबॉन्डिंग मान लीजिए इसको, ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे होने चाहिए, एकदम एंटी पेरिप्लेनर, ठीक है। तो H और X आपके डाईएक्सियल होने चाहिए, न कि आपके सिस हो जाए या एक ए हो जाए एक इक्वेटोरियल हो जाए, मतलब ऐसा कुछ ना हो जाए, या इक्वेटोरियल हो जाए दोनों तब भी नहीं, ठीक है। तो देखते हैं, देखा ना, साइक्लोहेक्सेन H एंड X शुड बी डाईएक्सियल, ठीक है, देन ओनली एलिमिनेशन टेक्स प्लेस।
नेक्स्ट वाले पे हम देखें अगर, तो ये साइक्लोहेक्सेन, आप बनाइए इसकी चेयर और चेक कीजिए इसमें क्या एलिमिनेशन हो सकता है। तो पहले हम कैसे इसको सेट करते हैं, साइक्लोहेक्सेन में जो सबसे भारी ग्रुप होता है हम उसको ई पे लगा देते हैं। पहले मैं ई पे लगा देता हूँ, इसके रेस्पेक्ट में इसको चेक करता हूँ। तो ये इसका ट्रांस है तो 1,4 ई ट्रांस होता है, ये इसका ट्रांस है तो 1,2 ई ट्रांस होता है। ये बन गया। अब इसमें कैसे करेंगे एलिमिनेशन, ये वाला इसमें तो Cl जो है आपका ई पे हो रखा है, तो मैं इसका एक आइसोमर और ले लेता हूँ खराब वाला, इसको फ्लिप कर देता हूँ, इसको रोटेट कर देता हूँ। फ्लिप करोगे ना तो फ्लिप करने से क्या होगा, मॉलिक्यूल आपका एक और फॉर्म ले लेगा, इसमें ये एक्सियल हो जाएगा, ये वाला आपका ये भी एक्सियल हो जाएगा और ये भी एक्सियल हो जाएगा, मानो ठीक है। इस टाइप से हो गया, सारे एक्सियल हो गए। अब यहां एलिमिनेशन हो सकता है, यहां पर एलिमिनेशन पॉसिबल है, पर ये फॉर्म बड़ी गंदी है। क्यों, क्योंकि यहां 1,3 डायक्सियल इंटरेक्शन हो रहे हैं। देखो ये टकरा नहीं रहे होंगे आपस में, ये टकरा नहीं होंगे आपस में, तो ये खराब वाली फॉर्म में एलिमिनेशन होने वाला है। तो पक्की बात है इसकी स्पीड स्लो होने वाली है। चलिए कोई बात नहीं, अब एलिमिनेशन जैसे भी है, खराब हो कैसा भी हो, एलिमिनेशन तो इसी में हो सकता है, इसमें तो हो ही नहीं सकता। तो मॉलिक्यूल को यही रास्ता अपनाना पड़ेगा। इसमें भी कैसा होगा, इसमें एंटी चाहिए, तो एंटी तो यही है चैलेंज के पास, देखना एंटी है ही ये, यहाँ तो एंटी है ही नहीं, ये तो ए और ई हो रखे हैं, तो डाई एक्सियल चाहिए ना इसको एच, तो यही बीटा निकल सकता है। तो यहाँ आपके पास एक ही ऑप्शन है कि ये एच और ये Cl निकल जाए, मतलब ये वाला Cl और यहाँ वाला जो एक एच होगा ना, यही निकल पाएंगे और डबल बॉन्ड यहीं आएगा, एक ही प्रोडक्ट बनेगा। इसमें कोई और दूसरा ऑप्शन दिख ही नहीं रहा आपको यहाँ पर, ठीक है। तो स्लो क्यों कह रहे हैं हम इसको, स्लो जा रहा है ये, स्लो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर खराब वाली फॉर्म जो अनस्टेबल फॉर्म है उससे प्रोडक्ट बन रहा है आपका, ठीक है। अब देखते हैं नीचे वाला, नीचे वाला बनाते हैं। नीचे वाले के अंदर बड़ी तेज हुई है रिएक्शन, क्यों हो रही है तेज, चेक करते हैं जरा। इसके बनाए हम चेयर फॉर्म, साइक्लोहेक्सेन की हमेशा चेयर बना के ही काम करना। इसको लगाओ आप पहले ही भारी ग्रुप को, जो एल्किल ग्रुप है बल्कि वाला, उसको ई पे लगाइए, इसके रेस्पेक्ट में सबको सेट कर लीजिए। ये ई है तो ये ट्रांस है तो 1,4 ई ट्रांस होता है, ये सिस है तो 1,2 ए सिस होता है, ऐसे बन गया ये, ठीक है। अब ये तो ऑलरेडी अच्छी फॉर्म है, स्टेबल फॉर्म है, इसी में एलिमिनेशन हो सकता है ना। देखिए यहाँ पर एच है एंटी, एच और Cl आपको डाई एक्सियल चाहिए, बिल्कुल यहाँ मौजूद है, और यहाँ पर भी मौजूद है, देखो एक एच, तो ये भी निकल सकता है, ये भी निकल सकता है। पर अगर बेस हल्का है तो हमेशा सेटजेफ कंट्रोल्ड एल्कीन बनना चाहिए, मोर सब्सटीट्यूट एल्कीन बनना चाहिए। बेस भारी होता तो कम भीड़ वाला मेजर बनता, यहाँ पर मेजर कौन सा होगा, ये वाला, ये एच और ये Cl निकलेंगे सेटजेफ कंट्रोल, तो दोनों बने हैं। देखिए सेटजेफ वाली मेजर है और जो हॉफमैन कह लो, वो हॉफमैन तो नहीं कहेंगे, कम भीड़ वाली माइनर है, ठीक है। ये वाला एच निकालेंगे तो माइनर बनेगा, ये वाला एच निकालेंगे तो मेजर बनेगा, दोनों बन रहे हैं। इसकी स्पीड फास्ट क्यों कह रहे हैं हम, क्योंकि अच्छे वाले आइसोमर से बन रहा है जो स्टेबल है ना। खराब वाले की, उसमें क्या पीछे वाले की स्पीड स्लो की थी, क्योंकि इसको दूसरी फॉर्म में जाना पड़ा जो कि खराब फॉर्म थी, फिर वहां जाके उसको एलिमिनेशन करना पड़ा, ठीक है, जिसमें 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शंस हो रहे थे। नीचे वाले में आए, अगर आपको लगे कभी भी कि एक कार्बन से क्लोरीन लगा हुआ है, उसके बगल वाले कार्बन में टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा रखा है, तो कभी भी कैसा भी बेस आप डाल लो वहां पर कम भीड़ से ही एच निकलेगा। क्यों, क्योंकि इस टर्शरी ब्यूटाइल ने बहुत भीड़ कर दी है। अगर जो Cl लगा है जिस कार्बन से, उसके बगल वाले कार्बन पे टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा रखा है आपने, इसके बगल वाले कार्बन पे, एडजेसेंट कार्बन पे अगर टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा रखा है, तो आप इस H को किसी भी कीमत पे निकाल नहीं सकते हो, क्योंकि ये बहुत हिंडर्ड हो रखा है इस टर्शरी ब्यूटाइल से। तो ऐसे केस में चाहे कैसा भी बेस आए, वो बेचारा बेस इस H को ही निकालेगा और कोई ऑप्शन नहीं है उसके पास, ये H निकलेगा और फिर Cl निकलेगा, मतलब इसमें मेजर प्रोडक्ट कम भीड़ वाली एल्कीन नहीं बनाएगा। तो एक स्केलेटन थोड़ा आप ध्यान रखिएगा, कभी भी जिस कार्बन से लीविंग ग्रुप लगाया उसके बगल वाले कार्बन पे टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप नहीं होना चाहिए, वरना वहां पर तो कम भीड़ वाली एल्कीन ही बनेगी मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आपको लगे प्रोडक्ट के अंदर कॉन्जुगेशन आ रहा है, तो वहां फिर कोई मतलब नहीं रह गया बेस का, फिर आप कैसा भी बेस लीजिए, कुछ भी करिए, आप वहां पर कॉन्जुगेटेड प्रोडक्ट ही बनाएंगे, ठीक है। वहां पर बेस का कोई खास मतलब नहीं रह गया। जैसे ये है, अब यहां पर 2 H है मेरे पास, कौन सा निकालें, सवाल ये पैदा होता है ना, ये H और ये H। अब यह कैसा भी बेस यूज कीजिए, भारी लीजिए, हल्का लीजिए, कैसा भी बेस लीजिए, यही H निकलेगा, ये वाला H। क्यों, क्योंकि इस H के निकलने से डबल बॉन्ड किस में आ रहा है, कॉन्जुगेशन में आ रहा है। तो आप ये भी ध्यान रखिए, अगर कभी आपका डबल बॉन्ड प्रोडक्ट में कॉन्जुगेशन में आ रहा है, तो प्रोडक्ट उसी रास्ते से जाएगा, न कि कोई खराब सी एल्कीन बना के छोड़ दो आप उस केस में, ठीक है, बिना कॉन्जुगेशन वाली, ठीक है। तो एक पॉइंट था। कुछ ऐसी रिएक्शन भी देखी गई है जहां एलिमिनेशन हो ही नहीं पाता है। ये सारी बातें मैं E2 की कर रहा हूँ, E1 का मैं लास्ट लेक्चर में बात कर चुका हूँ, ठीक है। तो वो कैसे स्केलेटन है, ब्रिज हेड वाले। ब्रिज हेड पे आप कैसे कराओगे एलिमिनेशन, कोई डबल बॉन्ड नहीं आ सकता ना उसमें, तो ब्रिज हेड पर लीविंग ग्रुप को लगाओगे तो ऐसे स्केलेटन्स कभी भी एलिमिनेशन नहीं दे सकते। अच्छा, ये क्यों नहीं दे रहा एलिमिनेशन, हम इसको बनाते हैं जरा। ये है साइक्लोहेक्सेन चेयर, ये तुम्हारा है सिस का मतलब होता है 1,3 सिस, मतलब AA, ये O
सी डबल बॉन्ड हो, ये लगा दीजिए। यहाँ पर H है तो ये आ गया आपका H, यहाँ पे ये Br का है इसके ट्रांस, तो ये भी कहा गया ई। अब मुझे निकालना है, अब मुझे एलिमिनेशन करना है। अब बताइए मैं इसमें एलिमिनेशन कैसे करूँ। यहाँ Br तो इक्विटोरियल पे है और मैंने आपको बताया है साइक्लोहेक्सेन्स में जब एलिमिनेशन कर रहे हो आप तो आपके H और हेलोजन हमेशा डाई एक्सियल होनी चाहिए। इक्वेटोरियल पे एलिमिनेशन प्रोहिबिट है, ठीक है। तो यहाँ पर तो एलिमिनेशन हो ही नहीं सकता, तो नहीं हुआ। इसमें भी आप करने की कोशिश करो, अगर आपने चेयर नहीं बनाई तो ये गलत हो जाएगा क्वेश्चन। आप कर भी सकते हो एलिमिनेशन, यहाँ कर दोगे या यहाँ कर दोगे, इसमें होता ही नहीं एलिमिनेशन। क्यों? क्योंकि Br यहाँ का है इक्वेटोरियल पे, फ्लिप ये हो नहीं सकता। फ्लिप कैसे करें, तो रिजिड स्ट्रक्चर है, टूट जाएगी रिंग विंग सब, ये तहस नहस हो जाएगा। फ्लिप करने की कोशिश की तो आपने, फ्लिपिंग का यहाँ पर कोई स्कोप है नहीं। इसकी बात करते हैं, यहाँ पर एलिमिनेशन पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? यहाँ H और Cl एंटी नहीं है किसी में। देखो आप, ये Cl आ गया तो यहाँ वाला H भी आ गया, ये Cl पीछे तो यहाँ का H भी पीछे है, ये Cl पीछे तो उसके बगल वाला H पीछे है, ये Cl आ गया तो उसके सामने वाला H आ गया, तो कहीं सीन ही नहीं बन रहा। ये Cl पीछे तो यहाँ भी H पीछे, तो इसमें कहाँ से करेंगे एलिमिनेशन? क्योंकि हमें ये पता है कि हमें H और Cl को निकालना है, तो आपके दोनों ग्रुप कैसे होने चाहिए? एंटी होने चाहिए। यहाँ तो सेनो रखे हैं, ये तो निकल ही नहीं सकते। तो ऐसे केस में भी आपको एलिमिनेशन देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ बनाने की कोशिश करें जरा। यहाँ पर टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है, मैं पहले ही लिटा दूँ उसको। भारी ग्रुप, भारी एल्किल ग्रुप को आप पहले ही लिटा दीजिए इक्वेटोरियल पे। इसके रेस्पेक्ट में सबको सेट कीजिए। ये ई है तो ये कहाँ है? ये भी ई होगा, क्योंकि 1,4 ई ही ट्रांस होते हैं। ये इसके रेस्पेक्ट में ट्रांस है तो ये भी ई होगा। अब जब आप कभी किसी साइक्लोहेक्सेन में टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप लगाते हैं तो वहां पर हो जाती है लॉकिंग ऑफ फ्लिपिंग। उससे हम फ्लिप नहीं कर सकते। हम आइसोप्रोपाइल से फ्लिप कर सकते हैं, हम मिथाइल से कर सकते हैं, इथाइल से, प्रोपाइल से, पर हम टर्शियरी ब्यूटाइल लगा के फ्लिप नहीं कर सकते। तो इस केस में आप फ्लिप भी नहीं कर सकते कि भैया इसकी दूसरी फॉर्म ले लेंगे फ्लिप करके, जैसे हमने यहाँ ली थी खराब वाली फॉर्म, उससे कर दिया था ना एलिमिनेशन, हम यहाँ नहीं कर सकते। तो इसकी मजबूरी है। देखो Cl कहाँ है? इक्वेटोरियल पे। इक्वेटोरियल पे तो एलिमिनेशन होता ही नहीं है, तो इस केस में भी एलिमिनेशन देखने को नहीं मिलेगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे जहाँ एलिमिनेशन होता ही नहीं है। अब आते हैं कुछ स्पेशल केसेस में। कई बार ये भी देखा गया है कि अगर अगल बगल वाले एडजेसेंट कार्बन्स पे एक पे CO2H है और एक पे Br है, ठीक है, इसको पहले भी टर्शियरी ब्यूटाइल को सेट कर दूं, ये ई पे सेट होगा। ये इसके रेस्पेक्ट में कहाँ है? सिस, तो ये ए पे आ गया। ये इसके रेस्पेक्ट में कहाँ है? ट्रांस, तो ये भी ए पे आ गया। तो इसके साइड वाला बनाए अगर हम, ये भी ई पे, ये इसके रेस्पेक्ट में कहाँ है? सिस, तो ये भी ए पे। लेकिन इस बार ये सिस है तो 1 to ए सिस होता ना, ये ई पे आएगा। तो इस केस में अगर आप देखो ध्यान से तो CO2 और H, CO2 खुद भी तो एक गैस है, CO2 उड़ सकती है, छोटे मोटे एलिमिनेशन तो उड़ जाती है वो गैस। तो ऐसे केस में जैसे आप इसे हीट करोगे हल्का सा, तो CO दोनों डाई एक्सियल है ना, तो ये H निकलेगा बेस की प्रेजेंस में, और तुरंत इसके धक्के से देखो ये वाला बॉन्ड इधर आया और दोनों निकल गए। डाई एक्सियल एलिमिनेशन पॉसिबल है, मतलब Br निकल सकते हैं, HBr या HCl निकल सकते हैं, HI वगैरह, और साथ में CO2H और Br भी निकल सकते हैं, जैसे कि यहाँ था, ठीक है। बशर्ते वो कैसे हो? डाई एक्सियल हो, कोई भी इक्विटोरियल पे ना हो। यहाँ तो चलो बन गया बात, ये निकल गए। यहाँ क्या करें हम? ठीक है, यहाँ पर एलिमिनेशन अगर हम करने की कोशिश करें तो क्या ही पॉसिबल है? सवाल तो ये है, ठीक है। अगर हम यहाँ एलिमिनेशन करेंगे तो क्या यहाँ एलिमिनेशन होगा? तो यहाँ पर ये ई है, ये ए है और ये ई है। ई पे तो एलिमिनेशन होता ही नहीं है, तो मैं और फ्लिपिंग हम कर नहीं सकते। एलिमिनेशन होता नहीं है, फ्लिपिंग में कर नहीं सकता, तो मैं क्या करूं? मैं से निकालूं कैसे? मैं निकाल ही नहीं सकता, इसमें रिएक्शन होगी ही नहीं, इसमें रिएक्शन होगी ही नहीं, ठीक है। तो आप ध्यान रखिए इसमें। हाँ, अगर इसका मैं दूसरा आइसोमर ले लूँ, ये वाला कुछ ऐसा वाला आइसोमर लूँ तो रिएक्शन हो सकती है। एक ये वाला आइसोमर ले लें अगर हम, इस पे हो सकती है। कैसे हो जाएगी? चेयर बनाओ, इसको इक्वेटोरियल पे लगाओ, ये इसके रेस्पेक्ट में कहाँ है? इक्वेटोरियल पे, इसको भी लगा दो इक्वेटोरियल पे, CO2H। ये इसके रेस्पेक्ट में कहाँ है? सिस पे, तो इसको लगा दीजिए आप ए पे, ठीक है। अब देखिए H और Br यहाँ है कि नहीं? एंटी, अब तो निकल सकता है ना यहाँ पर, तो डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में आएगा, इसलिए यही निकलेगा। आप इसे मतलब उड़ा देना, यहाँ भी एक H है निकालने के लिए, ये निकलेगा और यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये वाला और ये वाला निकलेंगे, ठीक है। तो ऐसा स्केलेटन होता तो शायद हो भी जाता, इसमें तो नहीं हो सकता, ठीक है। अगले वाले में, इसमें नॉर्मल है, तो हम बात कर चुके हैं। Mg फंस जाएगा यहाँ और इसके धक्के से Br निकल जाएगा, तो MgBr2 अलग हो जाएगा, तो बेंजीन बन जाएगी। अगर आप NaNH2 और LD लेते हो, देखो क्लोरोबेंजीन को आप नॉर्मल कंडीशन में आप सोचोगे कि हम एलिमिनेशन कर दें, तो पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल? क्योंकि क्लोरोबेंजीन में यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड है, इसे तोड़ना बहुत मुश्किल है। आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए, जैसे कि सोडामाइड या LDA, वो इस H को खींचेगा,
तब जाके उसके धक्के से Cl निकल जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको बेंजीन बनानी है तो आप NaOH, NaOT, NaOMe, OH नेगेटिव ऐसे बेस लोगे तो कुछ नहीं होगा यहाँ पर आप इतने स्ट्रॉन्ग बेस लोगे तो ये H और Cl को निकाल सकता है, ठीक है। तो LDA और NH2 की प्रेजेंस में बेंजीन बन सकती है, H और Cl निकल सकते हैं। TBO के LDA और NaNH2, अगर हम इस नीचे वाले एग्जाम्पल को देखें तो यहाँ पर भी एलिमिनेशन पॉसिबल है। यहाँ तो ये दिखा देता हूँ मैं, देखो ये Br है, यहाँ 2H होंगे, यहाँ भी 2H होंगे, तो देखो ये H और Br एंटी है, ये निकल जाएंगे। यहाँ ये H और Br एंटी है तो ये भी निकल जाएंगे, तो डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में आ गया कि नहीं, है ना। तो ऐसा कुछ बन जाएगा। भाई ये तो निकल नहीं सकते, यहाँ का H और यहाँ का Br को भी तो सिरो रखे, ठीक है। इस मॉलिक्यूल में बात करें तो यहाँ फिनॉल बन गया। ये कैसे बन गया फिनॉल, देखिए यहाँ पर OTS है, यहाँ एक H होगा ना, यहाँ पर Br है, यहाँ पर भी एक H होगा, इसके धक्के से ये निकल जाएगा Br और ये H और OTS दोनों एलिमेंट हो जाएंगे, और दोनों एलिमेंट होंगे तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, फिर यहाँ एपॉक्सी होगी। आपने डाला H3O पॉजिटिव तो O पे लग जाएगा H, यहाँ प्लस आया, एपॉक्सी आपकी खुल गई, एपॉक्सी खुल गई तो प्लस पीछे आ गया। बाद में आप क्या कीजिए, यहाँ का H पॉजिटिव निकाल दीजिए, क्योंकि ये वाला कार्बोटाइन ज़्यादा स्टेबल होगा ना, ऑक्सोनियम कार्बोटाइन ज़्यादा स्टेबल होगा पुराने वाले से। ये H यहाँ पहुँच गया, पॉजिटिव यहाँ आ गया, ठीक है। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर, यहाँ कुछ ऐसा बन गया डबल बॉन्ड हो, और फिर आप चाहो तो इसको टॉटमराइज करके फिनॉल बना सकते हो कि नहीं। फिनॉल ज़्यादा अच्छा होता है ना ड्यू टू एरोमेटिसिटी, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पर इसको फिनॉल बना सकते हो अगर इस तरह का स्केलेटन आपके पास है तो, ठीक है। नीचे वाले केस की अगर बात करें तो इस तरह का अगर कोई भी स्केलेटन है तो आप वहां पर LDA डाल के एलिमिनेशन भी कर सकते हो। कैसे, बेंजीन है, बेंजीन के आगे यहाँ पर एक मिथाइल है, यहाँ 3 H होंगे और आपने डाला LDA। LDA क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन पे हमला करेगा सीधा, इसका H पॉजिटिव निकला और नेगेटिव चार्ज के धक्के से एपॉक्सी स्ट्रेन में ना दबाव में खुल गई, यही तो बनेगा, देख लीजिए। तो जरूरी नहीं है हमेशा हेलोजन के बगल वाला H ही एसिडिक होगा, एपॉक्सी के साइड वाला H भी एसिडिक होता है। क्यों, क्योंकि एपॉक्सी भी एक तरह से लिविंग ग्रुप का काम कर रही है, वो स्ट्रेन में है, उसके चोट से नेगेटिव चार्ज के धक्के से खुल सकती है कि नहीं, खुल गई ना इस केस में, देखो, ठीक है। अब लास्ट वाले केस में, सेकंड लास्ट केस में देखें तो यहां पर एक ड्राइविंग फोर्स है, इसे कहते हैं सोर्स सिंक मैकेनिज्म। यहां Br लगा रखा है मैंने, यहां CO2H है, यहां डबल बॉन्ड N और NH2, तो मैंने बेस डाला है, बेस क्या करेगा, इस H को निकाल दिया, देखो तो ये बनेगा सोर्स। 99% रिएक्शन के अंदर N2 गैस का निकलना तय है, ठीक है। तो यहां भी N2 निकल सकती है, कैसे, ये वाला बॉन्ड इधर आया, देखिए अब ध्यान से क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है कि नहीं, ये वाला बॉन्ड यहां आया, ये सोर्स है और सिंक में चली गई Br, इसे कहते हैं सोर्स सिंक मैकेनिज्म। N डबल बॉन्ड N नेगेटिव, अभी एक Br और बचा है, फिर से होगा, फिर से चोट पड़ेगी, देखो ये वाला बॉन्ड यहाँ आया, H तो यहाँ से निकल जाएगा, इसकी टेंशन मत लेना, ठीक है। ये जो H है तो निकल ही जाएगा बाद में, ये जैसे यहाँ आएगा इस बॉन्ड की अब जरूरत नहीं है, ये वाला बॉन्ड यहाँ आया और यहाँ से Br बाहर, तो क्या बन गया, ये ट्रिपल बॉन्ड और CO2H, N2 अलग हुई, H अलग हो जाएगा यहाँ से। तो इस तरीके से ये पूरा फ्रेगमेंट होकर ऐसा बन जाएगा। साथ में निकला कौन है, यहाँ पर N2 गैस भाग गई यहाँ से और HBr भी चला गया, यहाँ पर HBr भी चला गया, ठीक है। ये था सोर्सिंग। अगर आपको कभी लगे कि यहाँ पर लिविंग ग्रुप है, उसके बीच में आपको सोर्सिंग का प्रॉपर अलाइनमेंट है, तो उसके धक्के से कभी कभी इस तरह से मॉलिक्यूल फ्रेगमेंट भी कर जाता है, ठीक है। लास्ट वाला क्वेश्चन भी फ्रेगमेंटेशन का ही है, यहाँ पर भी सोर्स सिंक मैकेनिज्म है। देखिए सोर्सिंग का मैं थोड़ा एक आपको आइडिया दे दूँ क्या होता है। कभी भी आपको लगे यहाँ एक लोन पेयर कंटेनिंग स्पीसीज है और डबल बॉन्ड से भी आपने लगा रखा है, मान लो एक लोन पेयर कंटेनिंग स्पीसीज, और आपने डाल रखा है ल्यूस एसिड। अब ल्यूस एसिड के बाद दो सीन है, या तो ये ऊपर वाली लोन पेयर पे लगेगा या ये नीचे वाले लोन पेयर पे लगेगा। नीचे वाले पे आप लगा नहीं सकते, क्यों, क्योंकि नीचे वाले लोन पेयर तो रेजोनेंस में है, तो हमला तो ऊपर वाले को ही करना पड़ेगा। तो ऊपर वाला लोन पेयर अटैक कर जाता है ल्यूस एसिड पे, आर्निस एसिड भी हो सकता है, ल्यूस एसिड भी हो सकता है। यहाँ लगा दिया ल्यूस एसिड मैंने, तो इस पर कौन सा चार्ज आ गया, प्लस। अब ये लिविंग ग्रुप बन गया। अच्छा, अब जेड के पास लोन पेयर होते ही है, ये आएगा यहाँ सोर्स बनेगा, ये वाला बॉन्ड ऊपर शिफ्ट होगा और इसके धक्के से इस वाई को जाना पड़ेगा। तो यहाँ डबल बॉन्ड जेड पॉजिटिव, बाद में वर्कअप करोगे आप, पानी डालोगे तो पानी से कीटोन नहीं बन जाएगा, तो कॉन्जुगेटेड कीटोन। तो ये क्वेश्चन ऐसा ही है, ठीक है। इसका मैकेनिज्म अगर देखें हम तो देखिए सोर्सिंग मैकेनिज्म चाहिए हुआ है इसमें भी, और ये लंबा भी हो सकता है, ऐसा थोड़ी है, ये थोड़ा और लंबा हो सकता है। कैसे, मैं ले लूँ OMe डबल, इस तरह से ले लूँ OMe डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल
या कुछ और ले लो, यहाँ पर OH ले लो और मैं डाल दूं यहाँ H+, तो क्या होगा, यहाँ लगेगा H+, ये बनेगा सोर्स, ये इधर चलेगा, ये यहाँ चलेगा, ये यहाँ चलेगा, ये यहाँ और ये वहाँ से बाहर। ठीक है, इस तरीके से बाद में डबल बॉन्ड O बन जाएगा वर्कअप के बाद। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूँ। तो ये लंबा भी हो सकता है, जरूरी नहीं इतना छोटा ही चले। यहाँ पर सोर्सिंग मैकेनिज्म आप इसे बोलते हो। तो मैं यहाँ पर अटैक कराऊंगा इस OMe पे H का। क्यों कराया मैंने यहाँ अटैक, क्योंकि यहाँ पर इसके लोन पे रेजोनेंस से बिजी है, तो ये अटैक नहीं कर सकते। अब ये बनेगा सोर्स, ये बनेगी सिंक, और ये चलेगा यहाँ से, ये इधर आया, पाई बॉन्ड इधर की तरफ, और ये यहाँ से धक्के से बाहर। यहाँ डबल बॉन्ड OMe पॉजिटिव, यहाँ मिथाइल B1, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, और ये और वर्कअप कराओगे आप, वाटर डाल दो, वाटर के वर्कअप से ये चला जाएगा। यहाँ पानी का OH OMe, एक कार में से 2 हेटेरोटर्मल स्टेबल होते हैं, ये निकल जाएंगे। ठीक है, इस तरह से कॉन्जुगेटेड कीटोन बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये था आपका एक स्नैपशॉट या वन शॉट कह सकते हो E2 एलिमिनेशन के बारे में। मैंने मैक्सिमम चीज़ें कवर करा दी हैं यहाँ पर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें इसे। नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे हम E1 CB के बारे में, बात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।